ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम चैप्टर 3 कर रहे थे ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। तो जिसमें हमने कितना का पार्ट कर लिया था बच्चा, टिल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के हमने जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पढ़े थे और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, या तो हम उन्हें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कह लें या फिर ऑब्जेक्टिव्स कह लें। ठीक है, और इसके बाद हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, कि इनके बुरे प्रभाव क्या हैं कि या फिर इनकी क्या कमियां हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बच्चे जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ होती है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। वैसे ही ये जो आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसकी भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स में जैसे हमने पढ़ा था दैट दे जनरेट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज़फुल फॉर फिशरीज, दे आर यूज़फुल फॉर इरिगेशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे कि ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके बुरे प्रभाव क्या हैं। ओके, सी multipurpose river projects launched after independence aims to develop proper management of water resources by storing river water for many purposes। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो ये मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स है ये कब कब से लॉन्च होने लगे थे, कब से लगने लगे थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे जब हमें आज़ादी मिली आफ्टर 1947। ठीक है, और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए और उस रिवर वाटर को जो कि हमने स्टोर किया है, जो स्टोरिंग रिवर वाटर है, उसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। नाउ द एडवर्स इफेक्ट्स आर, सो फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। फर्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है बच्चा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि जो आपका पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नाउ सी, अब आप समझिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया को खोद देती हूँ और वहाँ पे न्यू कुछ कंस्ट्रक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, फॉर्म कर रही हूँ, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो जीव जंतु रह रहे होंगे या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। वहाँ पे जो लोग रह रहे, हो सकता है कि वो इनहेबिटेड एरिया हो, वहाँ पे कुछ पीपल्स भी सेटल्ड हों, तो क्या होगा, वो भी, उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा उस एरिया से, क्योंकि हम वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सेम जो है आपके रिजर्वॉयर्स या डैम्स के साथ होता है। जहाँ आप डैम्स बना रहे होते हो बच्चा, वहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मतलब कि जहाँ पे जो है आपको प्लांट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, प्लांट कम्युनिटीज़ देखने को मिलते हैं, और फौना मतलब जहाँ आपको एनिमल कम्युनिटीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है इसकी वजह से आपको इफेक्टेड दिखते हैं। साथ में ह्यूमन सेटलमेंट जो है, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जो वहाँ पे लोग भी रह रहे, तो वो क्या होगा बच्चा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप रिजर्वॉयर को फॉर्म कर रहे हो या डैम्स को फॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टेड आपको दिखेंगी। मतलब फ्लोरा वहाँ का फौना और वहाँ पे जो सेटलमेंट है, वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ये तीनों ही जो हैं आपको प्रभावित होती हुई दिखेंगी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की जो उर्वरकता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उस पर भी हमें इसका प्रभाव दिखता है, उस पर भी हमें इसका इफेक्ट दिखता है। वो कैसे दिखता है बच्चा, सुनिए ध्यान से। जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर सॉइल करवाया था तो उसमें एक टाइप करवाया था एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल में जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उसके दो डिफरेंट टाइप्स बताए थे, खादर एंड बांगर। ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो खादर है वो क्या है, वो है न्यू एलुवियम, और जो बांगर है वो क्या है, वो है ओल्ड एलुवियम। ठीक है, तो खादर में हमने देखा था बच्चा कि जब बाढ़ आती है, जब फ्लड आती है, तो वो अपने साथ अपना न्यू सिल्ट लेकर आती है, और वो न्यू सिल्ट क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे अपने आप ही रिचार्ज, उसे अपने आप ही रिन्यू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार नई नई मिट्टी आ रही है ना, तो नई मिट्टी क्या है, ज़्यादा उर्वरक होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से वो नया सिल्ट लेकर आती है और सॉइल को अपने आप ही रिन्यू और उसकी फर्टिलिटी को रिचार्ज करती है। तो सेम, जब एनुअल फ्लड्स को कंट्रोल कर लिया आपने, फ्लड आ ही नहीं पा रही, हाँ, तो बच्चा हम क्या देख रहे थे कि जो एनुअल फ्लड्स हैं जिनको कंट्रोल कर लिया डैम ने, ठीक है, वहाँ पे अब उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लिया, अब फ्लड आ नहीं पा रही उस पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होगा, जो रिवर के साथ सॉइल आने वाली थी, रिन्यू होने वाला था उस पर्टिकुलर एरिया को, वो रिन्यूएबल
नहीं होगी, वहाँ पे नया सिल्ट नहीं आएगा, जो कि नया सिल्ट किसके रूप में काम करता है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता। तो इनडायरेक्टली हमें क्या देखने को मिलेगी कि जो फ्लड नहीं आ रही है उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है आपकी रिड्यूस होती हुई दिखेगी। और क्योंकि ऊपर वाली परत अब आगे जा नहीं रही है, चेंज हो नहीं रही है, तो उस पर क्या है, मिनरल्स जो है आपको स्प्रेड होते हुए दिखेंगे, मिनरल्स जो है वहाँ इकट्ठे होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम, मिट्टी में लवणता की प्रॉब्लम उन ओवर मिनरल्स की वजह से, ठीक है, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन क्या था, सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। हमने देखा मिट्टी की उर्वरकता पर मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी उस पर इसका इफेक्ट पड़ा। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बच्चा अब खुद सोचो, आप एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर लोग जो है रह रहे थे, ठीक है, वहाँ से वो अपनी अर्निंग कर रहे थे। रिवर के आसपास में आपने देखा होगा छोटे छोटे किसान जो है वहाँ पे कुछ छोटे मोटी फसलें लगाते हैं, कुछ फ्रूट्स को लगाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को लगाते हैं, या फिशरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा उनको उसमें इनपुट ना डालना पड़े और आउटपुट मतलब अपनी लिविंग को तो एटलीस्ट अर्न कर पाएँ, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरिया के साथ वो अट्रैक्ट मतलब कि अटैच भी हो जाते हैं, उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी हो जाता है ना, कि पानी के जो लहरें हैं उसमें खेलना, उनके साथ टाइम अपना गुजारना, या जो भी है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सेम अगर मैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करूँगी, वहाँ पे डैम्स बनवाऊँगी या वहाँ रिजर्वॉयर्स बनवाऊँगी, तो क्या होगा, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ तो रिवर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चा, जो वो अपनी इकोनॉमी को अर्न कर रहे थे, ठीक है, जो अपनी वो लिविंग को अर्न कर रहे थे, जो जिस भी तरह से वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहे थे, मार्केट में सब्जी बेचकर, फल बेचकर, फूल बेचकर, या फिर फिशरीज पालन कर कर, कुछ भी करके, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो अर्निंग है उनकी वो बंद हो जाएगी, जिससे हमें उनकी लाइफ पर तो इफ़ेक्ट दिखेगा ही, साथ में उनके कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट होता हुआ दिखेगा। उनकी लाइवलीहुड तो बर्बाद होगी ही, डिस्ट्रैक्ट होगी ही, साथ में उनका जो कल्चरल अटैचमेंट था उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के साथ, जहाँ हम रहते हैं हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना बच्चा, तो वो जो है हमें बर्बाद होता हुआ, डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब बच्चा एक बात थोड़ा सा समझना, अगर मैं आपको फ़िश एक एक्वेरियम में दे रही हूँ और एक फ़िश की बात कर रही हूँ जो कि अपने नेचुरल फ्लो, नेचुरल रिवर में रह रही है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो कहाँ पे फ़िश जो है ज़्यादा सूटेबल अपने आप को महसूस करेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है रिवर, वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जहाँ भी जाना चाहती है वो आराम से फ़्लो आउट हो सकती है, जितना भी उसे न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसे रिवर जो है अपने साथ ला कर दे रही है। बट जब हम एक्वेरियम की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में रिवर जो फ़िश है वो माइग्रेट नहीं कर पाती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर बंद है ना। अगर मैं रिजर्वायर की बात कर रही हूँ, एक्वीफर नाम जो एक्वेरियम का एग्जांपल लिया है, अगर हम उसे वहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, रिजर्वायर के साथ, तो रिजर्वायर की भी क्या है, एक लिमिट है, ठीक है, और उसी लिमिट में हम फिशरीज़ कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, तो वो जो फिशेज़ हैं वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ नहीं रह पाएंगी जितनी ज़्यादा वो कंफर्टेबली अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती, और ना ही उनको उतना सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा जितना कि वो उनका नेचुरल हैबिटेट रिवर में होता, ठीक है। तो फिश इन द रिजर्वायर ऑफ द डैम डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, आल्सो दे कैन नॉट माइग्रेट बियॉन्ड द डैम फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब इसको बच्चे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। समझिए कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें चेंज आ जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो जिस तरह की हम फसल उगा रहे थे उसमें चेंज आ जाता है, उसमें बदलाव आता है। किस तरह का बदलाव आता है समझिए इसे, कि क्या होता है बच्चा, नासी, कि बच्चे क्या होता है जनरली कि एक पर्टिकुलर एरिया है राजस्थान, जो कि डेजर्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पे कि बारिश ज़्यादा नहीं होती है ना, और एक एरिया है हमारा बिहार और बंगाल का, जहाँ नेचुरल रिवर की वजह से भी फ़्लो आउट काफ़ी है, और रिवर है तो वहाँ पे उसकी सेडिमेंट्स भी जो है आपको, एलुवियल सेडिमेंट्स भी वहाँ पे आपको डिपॉजिट होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, जो सॉइल है वो फर्टाइल है। एंड सेकेंड चीज़ कि वहाँ पे बारिश भी, रेनफॉल भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो मतलब जो सॉइल है वो हमेशा जो है उसमें मॉइस्चर बना रहता है,
है ना, हमें एक्सेसिव इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि हमने डैम्स बनाए, तो डैम्स से हमने क्या करा, इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाए। एग्जाम्पल देखिए, जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, आपने उसको आर्टिफिशियली बनाया और डैम के थ्रू उसमें पानी जो है फिल कर दिया, और उस पानी को आपने कहाँ पे यूज़ किया है, हरियाणा और राजस्थान वाले उन एरिया में जहाँ पे कि सूखे एरिया होते थे, जहाँ पानी जो है प्रॉपर क्वांटिटी में आपको अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास इंदिरा गांधी कैनाल आ गई, पानी आ गया, तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया जो कि ड्राई एरिया हुआ करता था और जहाँ पे आप ड्राई क्रॉपिंग किया करते थे, ऐसी फसलों को लगाते थे जिनको कि सूखे जो कि सूखे एरिया में या फिर कम पानी में ही अपनी ग्रोथ कर ले। बट क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल हो गया, तो अब आपने उसको चेंज कर दिया इंटेंसिव क्रॉपिंग से, ठीक है, या फिर ऐसी क्रॉपिंग के साथ जहाँ पे कि आपको पानी जो है इंटेंसिव क्वांटिटी में चाहिए। जैसे आपने वहाँ पे जो है अब राइस लगाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों, राइस को हम पैडी क्रॉप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसका सोइंग पीरियड होता है ना, उस टाइम में उसे पानी में भिगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो एरिया जो कि पहले सूखा एरिया हुआ करता था, जहाँ पे आप ड्राई क्रॉपिंग किया करते थे, वहाँ पे आपने चेंज लेकर आया। किसकी वजह से? डैम्स की वजह से, ठीक है, कैनाल्स की वजह से, इरिगेशन मेथड की वजह से। और इस तरह से आप देखोगे कि वो ड्राई क्रॉपिंग जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग में या कमर्शियल फार्मिंग में चेंज होती ही आपको दिखी। तो ये क्या है, चेंज कर रहा है क्रॉपिंग पैटर्न को भी। अब क्या होगा बच्चा, ये क्या करेगा, एक टाइम के लिए तो बहुत बेटर है, अच्छे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर नेक्स्ट टाइम के लिए क्रॉपिंग पैटर्न को बर्बाद कर दे रहा है ना। वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी, जो नेचुरल फर्टिलिटी होगी, उसे लॉस आउट कर रहा है। जो मिट्टी जहाँ पे जिस तरह की क्रॉप जो है आराम से उग सकती थी, आराम से ग्रो हो सकती थी, वो अब नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट। टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट क्या होता है बच्चा, कि जो पानी है, जो जल है, जो रिवर है, उसकी वजह से आसपास वाली सीमाओं क्षेत्रों में, आसपास वाले एरिया में भी झगड़े या डिस्प्यूट्स होने के बहुत सारे कारण आपको दिखते हैं। क्या होता है बच्चा, कि रिवर है वो पर्टिकुलर ना तो एक स्टेट से बह रही है, ना ही एक पर्टिकुलर नेशन से बह रही है ना। मैं बात करती हूँ किसी कंट्री की, तो अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र की, तो वो आपको चाइना से होती हुई दिखेगी, बहती हुई आती हुई दिखेगी, और उसके बाद आपको चाइना के बाद कहाँ पे दिखेगी, भारत में भी दिखेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट तो छोड़ो, ये नेशन को भी कंट्रोल करे, नेशन को भी क्रॉस करे। और वहीं पे अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, तो क्या होता है बच्चा, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पहले आंध्र प्रदेश में आई, फिर असम में आई, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आई। तो यहाँ पे क्या है, चेंज देखने को मिल रहा है ना, वाटर डिस्प्यूट, जो रिवर की जो बाउंड्री है वो आपको दिखेंगी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलती हुई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, ड्यू टू अ रिवर फ्लोइंग बियॉन्ड स्टेट एंड कंट्री बाउंड्रीज, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर इज़ अ ट्रबलसम इशू। होता क्या है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बाउंड्रीज़ को वो शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स को वो शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है। अब मान लीजिए मेरा ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से रिवर का सोर्स है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है जहाँ रिवर का माउथ है, मतलब रिवर अपना फ्लो आउट, अपना जो सेडिमेंट है उसे ड्रॉप कर रही है, ये रास्ता है रिवर का, ठीक है। एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, थर्ड स्टेट ये है, फोर्थ स्टेट ये है ना। मान लीजिए गंगा रिवर है, ये यहाँ उत्तराखंड से निकली गंगोत्री ग्लेशियर से, इसके बाद जो है यूपी में गई, इसके बाद बिहार में गई, और इसके बाद वेस्ट बंगाल में गई, है ना। एंड देन सुंदरबन डेल्टा में इसने अपना डेल्टा बनाया और वहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को ड्रॉप कर दिए। अब जो उत्तराखंड वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, अब फ्लो ज़्यादा था तो हो सकता है यूपी को यहाँ पे इफेक्ट पड़ता, यूपी में बाढ़ आ जाती, ठीक है। तो यूपी वाले ने बोला कि हाँ ठीक है, बेटर है आप यहाँ डैम बना दो। पर होता क्या है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया जब ये रिवर आगे जाएगी, बिहार में जाएगी, तो क्या उसमें इतना फ्लो रहेगा? क्या इतना फ्लो रहेगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो बिहार का फ्लो है वहाँ पे सूखा आ जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जितना फ्लो होना चाहिए था वो उतना पर्टिकुलर फ्लो नहीं रहेगा, तो बिहार में आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती रहेंगी, ठीक है। फिर थोड़ी टाइम में क्या होगा, जैसे वो और आगे जाएगा वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा इसके इफेक्ट सीखेंगे, ड्राई इफेक्ट सीखेंगे।
तो ये लोग क्या है, ये लोग यहाँ पे एतराज़ उठाएंगे कि नहीं, ये डैम जो है यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से हम देखते हैं टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल, बहुत ही अच्छे एग्जांपल आप कोयना डैम में देखेंगे, जो कि कृष्णा गोदावरी रिवर पे डिस्प्यूट हो रहा है किस किस एरिया के बीच में, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है। फेलियर टू कंट्रोल फ्लड्स। बच्चा हमने इसका, आप कहोगे मैम ये तो पॉजिटिव पॉइंट भी था और ये नेगेटिव पॉइंट भी है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए ये एरिया है ना, ये रिवर का फ्लो है, हमने यहाँ पे डैम बनाया तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जो रिवर की इंटेंसिटी थी उसे यहाँ कंट्रोल कर लिया। अब ये जो इस वाले एरिया में आ रहा है ये बहुत ही लो लेवल पे आ रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए तेज लहरें थी, तो अब ये जो है लो लेवल पे आ रहा है। पर ये जो लहरें हैं या फिर रिवर का जो फ्लो है किसी टाइम में बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से, या फिर आपका जो डैम है वो उतने अच्छे से नहीं बना है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, और ये जो डैम है ये टूट जाता है ना, इस डैम में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। और ये जो कंप्लीट फ्लो है वो, और साथ में इसका जो रिजर्वॉयर था जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रहा था, वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए डबल साइड से इफ़ेक्ट करेगा। और वहाँ पे क्या आएगी, वहाँ पे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट दिखेंगे आपको फ्लड के। समझ में आया? क्लियर है? आई होप सबके साथ क्लियर होगा। सी, फेलियर टू कंट्रोल फ्लड्स। द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। भारी वर्षा के टाइम पर ऐसी परेशानियाँ आपको जो है दिखेंगी डैम्स में होती हुई। फॉर एग्जाम्पल, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल एग्रेवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। कि जब, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट आप अपने पेरेंट्स से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2006 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में इतनी हैवी रेनफॉल हुई थी, एक्सेसिव रेनफॉल हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ जो डैम था वो टूट गया, ठीक है, वो संभाल नहीं पाया और वहाँ पे उन्हें पानी छोड़ना पड़ा था। तो वो पर्टिकुलर एरिया जो उसके सराउंडिंग एरिया थे, आसपास वाले जो गांव थे, वहाँ बाढ़ की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से लोग ग्रसित हुए और उनकी लिविंग पर, उनकी जो उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी जो पूरी सोसाइटी थी, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो आई होप ये जो इफ़ेक्ट्स थे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो आपके साथ क्लियर हो गए होंगे। बच्चा ये क्वेश्चन अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 6 मार्क क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बोर्ड में जो है क्वेश्चन आपसे हो सकता है 3-3 मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन करके, 3-3 मार्क्स में पार्ट करके, कि 3 मार्क्स में तो जो है आपके पॉजिटिव पॉइंट पूछ लें और 3 मार्क्स में जो है आपके नेगेटिव पॉइंट पूछ लें। वैसे ही हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर 6 मार्क का भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए कि पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताओ या फिर नेगेटिव पॉइंट्स ही बताओ। तो आपने एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ओके बच्चा।